जी स्टार्टिंग विद कल वाला एक एग्जांपल दैट इज कॉल्ड क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर क्या था? एक इनडायरेक्ट नेक्सस। उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो ब्रदर की ही वाइफ हो, ठीक है ना। ये तो मतलब एक बैटल है एओ और एसएससी के बीच में कि मैं प्रूव करना चाहता हूं इसमें इनडायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, इंटेंशन ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो, और उनको क्या प्रूव करना है कि भाई तू चालू बनने की ट्राई कर रहा है। जैसे बात प्रूव हो जाती है वैसे ही इनकम की असेसमेंट हो जाती है। तो मतलब जरूरी नहीं था कि वो ब्रदर की वाइफ हो, इट कैन बी फ्रेंड्स वाइफ, ठीक है ना। तो क्रॉस ट्रांसफर का मतलब आपने लिखा था कि जब भी डिपार्टमेंट को लगता है कि यार आप जानबूझ के इनडायरेक्ट रूट लेकर पैसा डायरेक्ट रूट पे पहुंचाने की ट्राई कर रहे हो, तो इट विल बी कॉल्ड क्रॉस ट्रांसफर। फीचर क्या आती है? लोअर ऑफ द टू अमाउंट, लोअर ऑफ द टू अमाउंट। ये अमाउंट वाइज बात हो रही है, ना कि इनकम वाइज, ना कि इनकम वाइज। दो ट्रांसफर में से जो भी सबसे कम ट्रांसफर होगा, मेरी माउस सही काम क्यों नहीं करता है? तो लोअर ऑफ द टू अमाउंट विल बी द क्रॉस ट्रांसफर। एक एग्जांपल से कई बार बड़ी क्लास को ना सबको समझ नहीं आता है, तो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। कॉमन पैरामीटर है, अमाउंट बदल दूंगा, बस इतनी सी ही बात है। राम ट्रांसफर कर रहा है मोहन की वाइफ को कुछ पैसा, मोहन ट्रांसफर कर रहा है किसको? राम की वाइफ को। अमाउंट में यहां 6 लाख ले रहा हूं, यहां 5 लाख ले रहा हूं। तारीख में यहां 1 अप्रैल 2025 ले रहा हूं, यहां मैं 1 जून 2025 ले रहा हूं। क्या पता चले? नाम पता कहता है, वो देसी लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं। राम श्याम मोहन गीता सुनीता रीटा 6 लोगों को ही जानते हैं बस, ठीक है बात। तो राम टू मोहन वाइफ और मोहन टू राम वाइफ पैसा ट्रांसफर किया गया है। मोहन की वाइफ ने 1 मई को इन्वेस्ट कर दिया। एग्जांपल ले रहा हूं 12% एफडी। मोहन की वाइफ ने 1 अक्टूबर 25 को इन्वेस्ट कर दिया। आंसर ले रहा हूं 9% एफडी। फाइंड आउट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द इनकम अर्न इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट बाय द रिस्पेक्टिव वाइफ्स। उन लोगों की वाइफ ने रिस्पेक्टिवली जितना भी पैसा कमाया है उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, अपने को यही समझाना होता है। नोट्स मिल जाएंगे तो अपने उसको प्रॉपर प्रेजेंट कैसे करना है या लिखना क्या है, मैं वो भी आपको बता सकता हूं। अभी अपने कल जो एग्जांपल किया, क्या भाई एग्जांपल कर सकते हैं सारे जो कल प्रेजेंट थे? एक बार ट्राई करें 2 मिनट लगा के इस एग्जांपल को करने की। हाँ भाई सोनल, सोनल नाम है क्या? सोनल कर फिर एग्जांपल सॉल्यूशन। चलो एक बार आंसर मैच कर लो। मैं यहां पर लिख रहा हूं राम की वाइफ ने जो पैसा कमाया वो कितना, मोहन की वाइफ ने जो पैसा कमाया वो कितना। कितना पैसा कमाया होगा राम की वाइफ ने? राम की वाइफ ने कमाया होगा सर 5 लाख का 9% 45,000। 6 महीने का कितना? 22,500। और मोहन की वाइफ ने क्या कमाया होगा? 6 लाख का 12% 72,000। 10 महीने का बोले तो नहीं, 11 महीने का बोले तो 66,000। वॉल्यूम थोड़ी कम करूं। स्टेप नंबर 1, रिस्पेक्टिवली कितना कितना पैसा कमाया गया, और इसमें सिंपली ध्यान रखना है पीआरटी, प्रिंसिपल रेट टाइम। क्लियर? अच्छा जी, अब देखो क्रॉस ट्रांसफर क्या है, 5 या 6? 5। तो जिसने 5 पे कमाया वो तो उसके हस्बैंड के नाम ही क्लब हो जाएगा। 5 पे किसने कमाया है? 5 पे कमाया है राम की वाइफ ने। तो ये पैसा किसका है सर? राम का। ये इनकम विल बी क्लब्ड अंडर 6414 टू द राम। और ये इनकम के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, बिकॉज ये 6 पे कमाया गया है। तो 5 और 1 55 और 11 55,000 बिलोंग टू मोहन और 11,000 बिलोंग टू वाइफ। 11,000 बिलोंग टू। ये मेरा कल भी ऐसा ही एग्जांपल था, आज भी ऐसा ही एग्जांपल है। आपकी पीडीएफ में भी 3-4 एग्जांपल होंगे, और वो 3-4 करने के बाद ये मेक श्योर हो जाएगा यार क्रॉस ट्रांसफर में गलत नहीं करूंगा। हाँ भाविस, 6 लाख की जगह 4 लाख की ही एफडी करवाई होती तो हम पहले क्रॉस ट्रांसफर का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, दैट इज 5। क्रॉस ट्रांसफर कितना है? 5 लाख। 5 लाख तक जो कमाया जाएगा दैट विल बी क्लब्ड। उसके ऊपर वाले अमाउंट पे जो कमाया जाएगा दैट विल नॉट बी क्लब्ड। अब एक बंदे ने 4 पे ही कमाए हैं तो एंटायर 4 लाख का अमाउंट विल बी क्लब्ड। मान लो इसने 4 पे कमाए होते
6 पे 66 तो 4 पे कितना 44, 4 पे 44 तो 44 के 44 विल बिलोंग टू मोहन। ठीक बात। यानी कंसेप्ट ये है कि क्रॉस ट्रांसफर क्या है, वो है 5 लाख। उसके बाद हो सकता है ये पैसे ही ना कमाए, एक बंदा एफडी ना करवाए, तो अकॉर्डिंगली फिर उसका कुछ गलत नहीं होगा। क्लियर मैसेज। तीसरे एग्जांपल की जरूरत नहीं। तो फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 4 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला माउस यार इतनी प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? चलो बेटा, टॉपिक नंबर 1, सिक्सटी फोर वन इज मेन सेक्शन है, जिसके अंदर मैंने 4 और 6, 4 हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड, 6 मदर इन लॉ, फादर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ। उसके बाद आ गया 2 सर। समझने की ट्राई करें, 2 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया सर, ये 2 इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। छोटा सा एग्जांपल है, नोट मत करना भी राइट नाउ। 2 पार्टनर है ए और बी इन ए पार्टनरशिप फर्म, शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट दैट इज 1:1, शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट दैट इज 1:1। नॉर्मल कोचिंग सेंटर अगर है, लेटर से फीस आई 20 लाख, सारे जेन्युइन एक्सपेंस डाल दिए, फिर भी अमाउंट आया कितना 12 लाख, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म रिप्रेजेंट कितना 8 लाख। अब दिक्कत क्या है, पार्टनरशिप फर्म को एक फ्लैट 30% की रेट से क्या देना पड़ता है, टैक्स। तो ये जो 8 लाख है इट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%, यानी 2,40,000। 2,40,000 जाने के बाद जो अमाउंट बचेगा इट विल बी लाइक 5,60,000, और ये जो 5,60,000 है ये दोनों पार्टनर्स में 50-50 यानी 280 और 280 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, और 280 उन लोगों के लिए क्या जाने वाला है, एग्जम्प्ट। दिस इज द सिंपल सिनेरियो सर। पार्टनरशिप फर्म पैसा कमाएगी, 30% टैक्स देगी, जो बचेगा पार्टनर्स में जाएगा, दैट विल बी एग्जम्प्टेड, डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता है। लेकिन अब अगर ये दिमाग लगाने की ट्राई करें सर, ठीक है ना, अपने सीए से पूछ लिया कि यार 8 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, कैसे उसको कम किया जाए, तो क्या होते हैं, फेक खर्चों की फिर बात आ जाती है। जेन्युइनली खर्चे आपने डाल दिया, कोई भी फेक खर्चा डालो, फेक खर्चे में आप ऐसा काम कर लो जिसको थोड़ा प्रूव करना क्या हो, आसान हो। तो दे हैव बीन सजेस्टेड कि आप लेट अस से बी की वाइफ की सैलरी दिखा, बी की वाइफ की सैलरी दिखा देते हैं, कितने लाख है, 4। जैसे ही बी की वाइफ की सैलरी डाली गई यहां पर 4 लाख, फर्म का प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 8 - 4 यानी 4, और दोनों की ही 4 डाल दे तो प्रॉफिट कितना रह जाएगा, एग्जैक्टली 0। 4 लाख रिस्पेक्टिव ए की वाइफ की और बी की वाइफ की क्या बन जाएगी, इनकम। उनको इंडिविजुअली रेट से क्या देना पड़ेगा, टैक्स, और शायद 4 लाख तक उनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी, बेसिकली तो नहीं, बाकी और मैटर बाद की बातें हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से फर्मों ने क्या किया, अपना प्रॉफिट कम करना क्या कर दिया, स्टार्ट। आज भी है इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फर्म, इधर दे आर शोइंग नील प्रॉफिट और दे आर शोइंग लॉसेस, दे आर शोइंग लॉसेस। तो जब बहुत सारी फर्में ऐसा करने की ट्राई करती है, ठीक है ना, तो फिर बात वेरिफिकेशंस पे आती है। बात आती है क्या, वेरिफिकेशंस पे। अब मान लो ए और बी ने ऐसा कहा, बी की वाइफ कॉल्ड एज फैशन डिजाइनर है, कुछ भी मैं उसका ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन मान सकता था, मैंने क्या मान लिया, फैशन डिजाइनर, जिसकी स्पेलिंग भी अपने को अच्छे से नहीं आती होगी, ठीक है ना। जब केस स्क्रूटनी में आता है, ए और बी से पूछा गया प्रूफ दैट कि तुम्हारे खर्चे 16 लाख हैं, तो उन्होंने 12 लाख प्रूव किया, बोलो जी 4 लाख तो मैं अपनी ही वाइफ को क्या देता हूं, सैलरी। एओ सडनली आस्क, भाई क्या करते हैं आपके वाइफ, व्हाट इज द पोर्टफोलियो, वो क्या मैनेज करते हैं यहाँ पर। तो बी ने रिप्लाई किया कि वो हमारे अकाउंटिंग हेड की क्या है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की हेड है।
ठीक है, तो बोले क्या हम मिल सकते हैं उनसे? एओ मतलब इजीली से दे कैन डिमांड। तो बोला जी कोई बात नहीं, बुला देते हैं। बुलाया, वो आज तक तो कभी एकेडमी नहीं आई थी यार। पहले तो बाहर पहुंच के फोन आया, हाँ जी कौन सा शॉप नंबर है अपना? मैंने कहा यहाँ एओ आईओ बैठे हैं, मैं तेरी सैलरी दिखा रहा हूँ 4-4 लाख और तू एड्रेस पूछ रही है, बता। ठीक है ना। तो मैंने जैसे जैसे रफा दफा करके समझाया, यहाँ पर एंटर करते ही, हाँ जी क्या करते हैं आप? बेचारी क्या जवाब दे, क्या जवाब दिया? अकेडमी में तो पहली बार आई है। ठीक है ना। तो मैं बोल पड़ा, या मैं अगर बी हूं तो मैं बोल पड़ा, सर अभी तो बोला था कि ये हमारी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की हेड है। चलो बिठाया, चाय पिलाई, तो कुछ वही बेसिक से क्वेश्चंस। मैम फिर आप अकाउंटिंग के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, इफ यू आर द हेड ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बेचारी क्या क्या ही जवाब दे। बोले वो जो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल्स हैं वो तो आपको डेफिनेटली से पता होंगे। कहते मेरे को एक ही रूल पता है, 3 रूल नहीं पता है, और वो एक रूल क्या है कि इस आदमी की जान कैसे खानी है। यार मैंने कहा यार घर की बातें तो यहाँ लाती क्यों है, पहले तो ये बता। ठीक है ना। तो कुल मिला के एंटायर इन्वेस्टिगेशंस के बाद इट वाज हेल्ड दैट कि यार ये 4 लाख का जो खर्चा आपने डाला गया है, इट वाज वेरी वेरी इनजेन्युइन। वेरिफिकेशन जब भी किसी चीज की स्क्रूटनी होगी तो ही बातें प्रूव होंगी, या तो मैं प्रूव कर पाऊंगा जेन्युइन है, या तो मैं प्रूव कर पाऊंगा क्या है जेन्युइन है, और या तो फिर वो प्रूव कर पाएंगे कि ये जेन्युइन नहीं है। तो मेरे वाले केस में साफ सुथरा सा प्रूव हो गया क्या कि भाई ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप ऐसे झूठ बोलते हो तो काइंडली प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली। आप प्रिपेयर भी तो करो ना फिर उनको उस बात के लिए। ठीक है ना। आपको ऐसा टास्क दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सजेस्ट किया होता तो मैं क्या बोलता कि जी हमारी डेटर्स की मैनेजमेंट को संभालते हैं। मान लो अगर मेरे डेटर्स का, मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 ही डेटर्स हैं, ठीक, 2 ही डेटर्स हैं जो थोड़ा उधार पे अच्छी क्वांटिटी में क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। मैंने तो उनको दोनों डेटर का पूरा पूरा अकाउंट्स पूरे साल का रटवाया हुआ है कि किस तारीख को किसने कितना सामान खरीदा था, कब एक चेक आया था, फिर वो बाउंस हो गया था, फिर दूसरा चेक आया था, ये पेमेंट इस तारीख को कैश में आई थी। अगर वाइफ ने आके ऐसे रिप्लाई किया होता तो शायद प्रूव हो जाता, हाँ भाई ठीक है ये डेटर की मैनेजमेंट को यहाँ संभालती है, इसका मतलब। तो कहने का भाव, अगर ये प्रूव हो जाए कि ये खर्चा क्या है इन जेन्युइन, तो होगा क्या आपको, तो वो समझना है। हमें प्रैक्टिकली डिस्कस नहीं करना है कि क्या होता है कैसे होता है। तो अगर ये प्रूफ हो जाए ये इन जेन्युइन है तो आपका एओ आपको 2 पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट नंबर 1 लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं बता दूं जो भी लिखना होगा। पनिशमेंट नंबर 1 क्या मिलेगी, ये खर्चा फर्म के लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। डिसअलाउड का मतलब शायद अब आप जानने लगे होंगे अभी तक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअलाउड। कि फर्म की इनकम जो आपने 8 - 4 कर दी थी अपनी तरफ से, वो कितनी मानी जाएगी वापिस से 8। तो जो आप फेक खर्चा क्लेम कर रहे हो वो अलाउड नहीं होगा, यू कैन से। एक और दूसरा, जब बी की वाइफ ने कहा या बी ने कहा कि मेरी वाइफ यहां से 4 लाख कमाती है, वो बात वैलिड मानी जाएगी। डबल प्लेसमेंट उसी को तो बोलते हैं हर्ष। अदरवाइज तो फिर मैं झूठ बोलने के लिए प्रमोट हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा, झूठ बोला पकड़ा गया तो कोई बात नहीं 8 मान लेंगे, 8 तो वैसे भी थे मेरे भाई। तो यानी पनिशमेंट तो होनी चाहिए। तो अगर आपके इस तरीके के फेक खर्चे पकड़े जाते हैं तो फिर क्या होगा, डबल पनिशमेंट मिलेगी। डबल पनिशमेंट, पहला फर्म को डिसअलाउड हो जाएगा, खैर ये तो पनिशमेंट ही नहीं है, ये तो था ही। और दूसरी क्या है, ये इनकम मानी जाएगी किसकी, वाइफ की, और इनफैक्ट वाइफ की भी नहीं, क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। तो अब आपको समझ आएगा ना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं यार क्लबिंग में। अगर पार्टनर ने अपनी वाइफ की सैलरी दिखाई जो कि पूरी तरीके से क्या है, फेक है, तो फर्म को तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, लेकिन वो सैलरी बन जाएगी किसकी, वाइफ की, और वाइफ की सैलरी के ऊपर लग जाएगा क्या, फिर 64(1)(2) यानी क्लबिंग प्रोविजंस। अब आपको लिखना है कि 64(1)(2) आपको क्या बोलता है, लिखे कंडीशंस, लिखे कंडीशंस। अब ये इतनी बात ना बताई जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर मुझे थोड़ा ज्यादा रटना पड़ता है बस कि क्या हुआ होगा। कंडीशन नंबर 1, इंडिविजुअल, यानी मेरे एग्जांपल में बी ब्रैकेट में लिखो अलोंग विद रिलेटिव्स, अलोंग विद रिलेटिव्स। मैं थोड़ा सा ये स्पेस फ्री करता हूं, नील वाला, ये वाला भी स्पेस फ्री करता हूं, ये वाला भी स्पेस फ्री, ठीक है। यहां से अपना स्टार्ट हुआ 64(1)(2), क्या बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है कंडीशंस। अगर एक इंडिविजुअल अलोंग विद हिज रिलेटिव हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द फर्म, इस फर्म का मतलब ये नहीं कि खाली पार्टनरशिप फर्म, मैं कंपनी की भी बात कर रहा हूं,
ठीक है, मैं कंपनी की भी बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल अलोंग विद रिलेटिव हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द फर्म। एक मैसेज अभी समझ आएगा, डोंट वरी। पहली कंडीशन क्या है कि एक इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी पॉइंट नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट मिस्टर बी। अगर मैं मेरे एग्जांपल को रेफर में लाऊं तो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल getting remuneration from the firm, getting remuneration from the firm। अब दोनों पॉइंट हिट कर रहे हैं ना। एक का अच्छा खासा इंटरेस्ट है और उसी फर्म में से मिसिस बी इज गेटिंग सैलरी। तीसरा, स्पाउस डू नॉट हैव adequate skills for the job। spouse do not have adequate skills for the jobs। तीनों चीजें अगर एक साथ सेटिस्फाइड हो जाएं, यानी जैसे मेरे एग्जांपल में हो रहा है ए और बी, यानी बी 50-50 के शेयरिंग्स पार्टनर से। पार्टनर कितने के थे वो? 50-50। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? एटलीस्ट 20%, 20% और मोर। कंपनी है तो वोटिंग पावर, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 20% और मोर लिखने से भी काम चल जाना चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? अच्छा खासा, यानी 20%। एक जगह सब्सटेंशियल का मतलब हमने 10% बोला था 222 ई को जब अपने रेफर किया था, उसके अलावा हर कहीं पर सब्सटेंशियल मतलब 20। चलो, बी का अच्छा खासा इंटरेस्ट है, उसी फर्म में से बी की वाइफ को क्या मिल रही है? सैलरी। और तीसरी बात, उस जॉब के लिए एडिकेट स्किल्स नहीं है, वो फैशन डिजाइनर होंगी और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज होंगी, साइंस लाइन की होंगी, लेकिन अगर इस जॉब के लिए उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है तो ये माना जाएगा कि आप अपने ही 4 लाख जो घर पे जाने चाहिए थे आपके नाम से, जा रहे हैं किसके नाम से? वाइफ के नाम से। अब लेटर से यहां पर है तिलक सर है, सालों में हम काम कर रहे हैं, अब जो 20 लाख रुपए कमाए महीने में, अब 10-10 लाख घर ले जाते हैं। मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ 10-10 लाख क्या ले जाते हैं? घर। तो ये प्रूफ होगा ना कि अगर दोनों बंदे उस जॉब के लिए एडिकेट स्किल्स रखते हैं 10-10 लाख वाली, फिर तो उनके ही है। अदरवाइज एक बंदे को आप बुला रहे हो कि मैं अकेला 20 लाख लेके नहीं जाऊंगा घर में, यार पकड़ लेंगे टैक्स वाले, दोनों जने काम करते हैं 10-10 लाख लेके चलते हैं। तो सरकार को भी समझ आती है कि यार ये किसके पैसे हैं, कौन कमा रहा है, किसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट मैटर तो होगा कि कैसे प्रूव करोगे कि यार जो बंदा 10 लाख लेके जा रहा है उसके पास वो 10 लाख वाली स्किल्स है या नहीं है। फिर वही पोर्टफोलियो क्या काम करते हैं, उसकी क्या सैलरी है, मार्केट क्या ऑफर करता है, क्या होना चाहिए। तो तीनों कंडीशंस अगर एक साथ सेटिस्फाइड हो जाए, यानी बी का हिस्सा है 50%, मिसिस बी इज गेटिंग रेम्यूनरेशन, और तीसरा विदाउट स्किल्स, अगर तीनों कंडीशंस, इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नहीं, कंपनी में भी लग जाएगा। If all conditions are satisfied, such remuneration will be clubbed. Such remuneration will be clubbed in the hands of the individual. नहीं, ये अपने पहले डिस्क्लेमर दिया था कि क्लबिंग के अंदर ओनली जो जिक्र किया गया है वो यहां पर स्पेसिफाइड रिलेटिव का किया गया है। 60 to 63 करके एक हेडिंग है जहां पर मैंने लिखा था ऑल एसएससी विल बी कवर्ड अदर देन स्पेसिफाइड रिलेटिव्स, तो मैं वहां चलूंगा फिर 60 to 63। यहां पर स्पेसिफाइड रिलेटिव में जितने सिखाई जाएंगे केवल उन्हीं की बात हो रही है, यानी 64 में खाली स्पाउस की बात हो रही है, तो ओनली स्पाउस। वही सैलरी अगर बच्चे को मिल रही है, अगर वही सैलरी किसको मिल रही है? बच्चे को मिल रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल बी ने बी की वाइफ को बुलाया कि भाई तुम्हें यहां 4 लाख की सैलरी हम देंगे। अब अगर कोई भी क्लबिंग होगी तो वो 64(1)(2) में होगी कि वाइफ इज गेटिंग रेम्यूनरेशन। एक बात, यहां पर खाली वाइफ। अगर बी ने अपने बेटे को बुलाया होता जो कि 6 साल का है और उसको सैलरी दिखा दी कितनी? 4 लाख,
तो फिर क्या नहीं लगेगा, फिर 64 एक 2 नहीं लगेगा, वो लगता है रेम्यूनरेशन ऑफ वाइफ के ऊपर। फिर कोई और पॉइंट लगेगा, कोई और पॉइंट लगेगा तो फिर माइनर की इनकम वाला पॉइंट लगेगा कि आपके माइनर के नाम से 4 लाख की इनकम आई है, वेदर माइनर इज कैपेबल ऑफ अर्निंग 4 लाख। फिर तो बात क्या हो जाएगी, खत्म। अगर नहीं तो फिर 4 लाख की जगह 3,98,500 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। माइनर ना होता, मेजर होता तो फिर दोनों जगह से बच गए आप। वाइफ को कवर किया गया है, माइनर को कवर किया गया है, मेजर को कवर नहीं किया गया है। मेजर को आप ऐसी सैलरी दिखा सकते हो, मेजर को आप ऐसी सैलरी दिखा सकते हो, ठीक बात। जनरली हर बार कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सर मेजर होता तो क्या होता। मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी मेजर वाला, ठीक है। चलो जी, इफ नॉट सेटिस्फाइड, बोलो बोलो, पूरा नहीं लिखा क्या? सच रेम्यूनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जाम्पल अगर माइंड में चल रहा होगा ना तो आपको समझ आ गया होगा। बी का हिस्सा ज्यादा है, बी की वाइफ को पैसे मिल रहे हैं, वो भी बिना स्किल्स के, तो फिर पैसे बी के नहीं है, पैसे सॉरी बी की वाइफ के नहीं है, पैसे वो किसके हैं? बी के ही। वाइफ की इनकम अगर ज्यादा है तो भी क्लबिंग होगी, बिल्कुल। वाइफ की इनकम ज्यादा होने से यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेन मुद्दा ये है ना, अगर वाइफ की इनकम ऑलरेडी ज्यादा होगी या 30% स्लैब वाली होगी तो फिर मैं ऐसा काम करूंगा नहीं, फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ठीक बात। इफ नॉट सेटिस्फाइड, चाहे कोई भी एक, चाहे कोई भी एक, इफ नॉट सेटिस्फाइड नो क्लबिंग विल टुक प्लेस। एग्जाम्पल से बात समझ आ जाएगी, मैं अभी इसका एग्जाम्पल भी करवाता हूं। तीनों की 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्लबिंग होगी। तीनों में से एक भी कंडीशन आपने तोड़ दी, दोनों तोड़ दी, तीनों तोड़ दी। अब इसी जॉब के लिए अगर वो प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट होती 4 लाख की सैलरी के लिए, तो फिर प्रूफ हो जाता ना भाई, ठीक है हमने सीए रखा हुआ है 4 लाख रुपए में, जो कि हमारे हेड ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, फिर बात खत्म हो जाती भाई। उसके बाद एक एग्जांपल नोट कर लो, ये सारा मैसेज क्लियर हो जाएगा। 3 पार्टनर में ले लेता हूं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले लेता हूं 12% केवल, 48%, 48 बारह 60 हो गया तो कितने परसेंट है? 40%। कितने परसेंट है? 40%। वाइफ रेम्यूनरेशन, वाइफ की रेम्यूनरेशन, दैट इज यस यस यस। तीनों की वाइफ को रेम्यूनरेशन जा रही है हमारी पार्टनरशिप फर्म से, तीनों की ही वाइफ को रेम्यूनरेशन जा रही है। और लास्ट में लिख देता हूं क्या? स्किल्स। जो मन में आया वो लिख दिया, नो यस नो आंसर। जो आपने पढ़ा ना 64 1 2, उसका बस इतना सा ही आंसर है कि क्लबिंग होगी कि नहीं होगी सर। पहले वाले केस में, पहले वाले केस में क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि मिस्टर ए की खुद की ही नहीं चलती है, वो खुद की नहीं चलती है तो वाइफ को क्या खाली सी में क्लबिंग होगी, तुम ये कहना चाह रहे हो। ए में क्लबिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? सैलरी मिल रही थी, स्किल्स भी नहीं थी, लेकिन ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई आपसे यार। ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो 3 में से एक भी कंडीशन टूटी तो क्लबिंग नहीं होगी सर। सेकंड, मिस्टर बी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हाँ, वाइफ को रेम्यूनरेशन मिल रही है, हाँ, उसके पास स्किल्स है, हाँ, तो ये कंडीशन टूट गई, नो स्किल्स वाली, नो स्किल वाली कंडीशन टूट गई, तो यहां पर भी क्लबिंग नहीं होगी। और पॉइंट नंबर 3, क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? हाँ, वाइफ पैसे ले रही है, हाँ, विदाउट स्किल्स, हाँ, विदाउट स्किल्स, हाँ, तो फिर इसका मतलब यस दिस इनकम विल बी क्लब्ड, दिस रेम्यूनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिस्टर सी। इतना सा ही पॉइंट था, लॉजिक भी साफ सुथरा सा है यार, बड़े केयरफुली ड्राफ्टेड है सर ये वाला पॉइंट्स। अगर बी की वाइफ किसी और फर्म से पैसे कमा के ला रही है तो फिर स्किल्स नहीं देखनी होती यार। मैं अब यहां पैसे कमा रहा हूं तो स्किल्स नहीं देखनी है यार, ठीक है ना। मैंने कहा जी मैंने 15 लाख रुपए कमाए, उन्होंने बुला लिया कि एंगल से तो 15 लाख वाला बंदा ही नहीं है, तुम्हारा क्या जा रहा है यार? मियां बीबी राजी, यानी देने वाले को दिक्कत नहीं है, लेने वाले को दिक्कत नहीं है, 15 लाख तुम्हारे किस बात की, क्या बोल लो, अब छोड़ो। बात है यार रिलेटिव्स के बीच में, बात है रिलेटिव्स के बीच में। एक फर्दर एग्जांपल, अच्छा यहां क्या एग्जांपल हो गया, अलोंग विद रिलेटिव। ये जो आपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखना है, ऐसा नहीं है कि खाली खुद का होता है, लिखे किस किस का होता है सर? रिलेटिव्स।
एक इंडिविजुअल प्लस उसकी स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, रिलेटिव, इंडिविजुअल, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, प्लस लीनियरली असेंडेंट और लीनियरली डिसेंडेंट। 3-4 पीढ़ी ऊपर माँ बापू, दादा दादी, परदादा परदादी, समथिंग लाइक दिस। 3-4 पीढ़ियां तक नीचे, वो सब मेरे रिलेटिव से यूज नहीं होंगे, फिर भी लिख लो लीनियरली असेंडेंट, लीनियरली डिसेंडेंट। एक बार ऐसा पॉइंट पहले भी आया था, लीनियरली असेंडेंट, लीनियरली डिसेंडेंट। गिफ्ट 56-2-10 में आया था, 56-2-10 में आया था। लगभग तो खत्म है। 64-1-2 पॉइंट भी क्लियर है और ठीक है, जस्टिफाइड भी है, जस्टिफाइड भी है। एक एग्जांपल नोट करना, एक और एग्जांपल नंबर 2 उतना खास होगा अगर आप इसको नोट कर रहे हैं, तुम्हारे मना करने के बाद भी। तुम्हारे मतलब एक ही बंदे ने मना किया था। लीनियरली असेंडेंट की स्पेलिंग मैं लिख देता बेटा, मेरे को आती है तो ट्राई कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते ये थोड़ी लिखनी थी, सही नहीं है, कोई गलत है इसमें। कई बार बंदा जितना शरीफ बनने की ट्राई करता है उतना शरीफ होता नहीं है, जितना गुंडा बनने की ट्राई करता है उतना गुंडा भी नहीं होता है, मतलब ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर ए, मिसिस ए कम, मिस्टर ए, मिसिस ए और मेजर सन, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है किसी फर्म में, लेट अस से 7%, 9%, 6%। किसी पार्टनरशिप फर्म में इनकी शेयरिंग है 7%, 9%, 6%। रेम्यूनरेशन यस, यस और यस। स्किल्स नो, नो और नो। क्या किस्मत होगी, तीनों मियां बीबी बच्चे पार्टनर भी बने बैठे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, और सारे के सारे बिना स्किल्स हैं। सारे के सारे क्या है, बिना स्किल्स। सैलरी के आंसर भी मैं लिख देता हूं, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख। गिव टैक्स ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योर कॉमन सेंस। गिव टैक्स ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? मेजर सन को हटा दो, मेजर सन पूरे चैप्टर में ही कहीं नहीं आएगा, माइंड वेल। मेजर सन पूरे चैप्टर में ही कहीं नहीं आएगा। दोनों के पास कुछ क्लबिंग नहीं होगी, यू मीन टू से। एक बार और सोच लो, मैं 64-1-2 की हैसियत से सोचने की ट्राई करता हूं। 64-1-2, अच्छा ये रेम्यूनरेशन फर्म आ जाए तो सोचना 64-1-2 ही लगेगा। ए के लिए सोचता हूं, क्या ए के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? नो। हाउ कैन यू से यार नो? इंडिविजुअल अलोंग विद हिज रिलेटिव, इतना लिखा है भाई, ठीक है ना। ए के पास 7 है, उसकी वाइफ के पास 9 है यानी 16, उसके बच्चे के पास 6 है यानी 22। तो ए के पास भी 22% की इफेक्टिवली हिस्सेदारी है। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हमने तो भाई 22% होल्ड करते हैं हम उनको। यही तो लिखा था आपने, इंडिविजुअल इफ अलोंग विद हिज रिलेटिव हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो क्या ए के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है?
यहां लिखता हूं, नहीं यहां लिखता हूं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ए के पास है। क्या ए की स्पाउस मिसिस ए रेम्यूनरेशन ले रही है? हाँ। क्या मिसिस ए के पास स्किल्स नहीं है? हाँ। यानी अगर मैं ए के पॉसिबल एंगल से सोचूं तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ए का हिस्सा भी सब्सटेंशियल है, ए की वाइफ भी सैलरी ले रही है बिना किसी स्किल्स के। तो इसका मतलब जितना मैंने आज पढ़ा था, ये 6 लाख शुड बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए। 6 लाख शुड बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए। और अगर मैं मिसिस ए के एंगल से सोचूं तो क्या मिसिस ए के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? क्या मिस्टर ए सैलरी ले रहा है? हाँ। क्या वो बिना स्किल्स ले रहा है? हाँ। तो इसका मतलब सच 5 लाख शुड बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिसिस ए, जितना मैंने पढ़ा है। मिस्टर ए वाले मिसिस ए के हैंड में और मिसिस ए वाले मिस्टर ए के पास क्लब्ड होने चाहिए। अगर मैं इस हाँ बात तो सही है, फायदा क्या हुआ यार? इतनी प्यार से बेइज्जती। अगर इन दोनों में से एक नो को मैं यस बना दूं तो केस खत्म हो जाएगा। माइंड वेल, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक नो को यस बनाते तो केस खत्म हो जाएगा। फिर एक ही बंदा सेटिस्फाइड कर पाएगा कंडीशन, तो क्लबिंग विल बी अट्रैक्टेड। लिखे। अब जो तुम्हें अगर अभी भी किसी को लग रहा है ना कि ये 5 उसके और ये 6 उसके, तो आंसर इज वेरी वेरी रॉन्ग यार। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लिखे क्रॉस क्लबिंग। लिखे क्रॉस क्लबिंग। मुद्दा क्या है? ये मतलब एक चालबाजी है। इसका मतलब आपके घर में 6 और 5 11 लाख जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लेके जा रहे हैं, दोनों के पास ही स्किल्स नहीं है, तो सरकार कहती है ये इनकम हम किसी एक की मानेंगे। किसकी मानेंगे? किसी एक की मानेंगे। उनको तो अपना फायदा देखना है ना। अब वो 5 6 और 6 5, तो फिर वो तो कोई पर्पज ही सर्व नहीं होगा लंबा चौड़ा। ठीक है ना? तो इट इज ए केस ऑफ क्रॉस क्लबिंग। लिखे व्हाट इज क्रॉस क्लबिंग? इफ हस्बैंड वाइफ बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बोथ तो अपने आप ही हो जाएगा ना भाई। हस्बैंड के पास 20% है और वाइफ के पास 0% है, तो वाइफ का सब्सटेंशियल तो अपने आप ही हो गया। वो तो होगा ही होगा, हमेशा ही होगा। अब अपने ऊपर एग्जांपल था ना, वो 3 अलग अलग बंदे थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। सेकंड, बोथ आर गेटिंग रेम्यूनरेशन। ये क्या होते हैं जो अब सेकंड पॉइंट पढ़ा है, ये पॉइंट के अंदर के पॉइंट है। इंस्टीट्यूट ट्राई करते हैं कि पॉइंट सब पढ़ के आए होंगे। वो अप फ्रंटली सारी किताबों में, सारे नोट्स में मेंशन होते हैं वो चीजें अप फ्रंटली। ठीक है ना? लेकिन ये जो पॉइंट्स होते हैं, मैंने अब कई बार बोला है, इट डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। टीचर के ऊपर नहीं बोलूंगा मैं भी। ठीक है, मैं जब इनिशियली मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो फिर हमें भी नहीं पता होता था। अब कई बार कोई फाइनल की बुक पढ़ ली, मान लो उसमें आ गया और उसमें से हमने उठा लिया, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस क्लबिंग। और इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछती है, इफ हस्बैंड वाइफ बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बोथ आर गेटिंग रेम्यूनरेशन, बोथ आर गेटिंग रेम्यूनरेशन, बोथ हैव नो स्किल्स, जो कि मेरा एग्जांपल था, बोथ हैव नो स्किल्स, इट इज ए केस ऑफ क्रॉस क्लबिंग। मैं लिख सकता हूं, इट इज ए केस ऑफ क्रॉस क्लबिंग। ऐसे केस में क्या होगा? टोटल सैलरी यानी 5 लाख प्लस 6 लाख, बोले तो कितने लाख? 11 लाख विल बी क्लब्ड। अब बताओ किसके हाथ में विल बी क्लब्ड? क्या फर्क पड़ता है? ये तो 11 ही है अर्थ, इससे क्या फर्क पड़ता है? 5 और 6 11, 11 मेरे या 11 तेरे, या तो कोई एज वाला पैरामीटर हो या कोई और अदर पैरामीटर हो। होल्डिंग नहीं, और कोई क्राइटेरिया सोचो। और इनकम, इसको छोड़ो सर। हस्बैंड की और इनकम 40 लाख है, वाइफ की और इनकम 0 है। हाँ, फिर 11 हस्बैंड के माने जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल whose other income
excluding this remuneration, excluding this remuneration is high. यहां पर मेरा 164 1 2 पूरा होता है भाई। पहले सिंपल सिंपल चले और उसके बाद मैंने इसको टेक्निकल बनाया, क्रॉस क्लबिंग। दोनों के पास स्किल्स नहीं है, दोनों ही पैसे ले रहे हैं, दोनों का ही है, तो फिर एक के ही माने जाएंगे 11। ठीक है, हाँ हाँ, पता है क्या, कुछ भी हो, इसने बोला अदर इनकम, उसके अंदर क्या है वो नहीं देखना है। टोटल इनकम एक की 50 लाख है, एक की 40 लाख है, हो सकता है टैक्स 50 वाले पे ज्यादा बन रहा हो। अब या तो आप हर बात एक्सप्लेन करो। उन्होंने क्या बोला, किसकी भी इनकम क्या होगी, ज्यादा। ऐसा हो सकता है ना, ये नॉर्मल और ये स्पेशल हो, देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अब इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये 11 इसके मानो या ये 11 इसके मानो, टैक्स लायबिलिटी विल रिमेन सेम। तो हमें क्या करना है, हमें वर्ड्स के साथ जाना है कि ये 11 लाख उस बंदे की इनकम मानी जाएगी जिसकी इनकम 50 है। 40 और 50 में जिसकी इनकम क्या है, 50। चलो जी, ये मेरा टॉपिक नंबर 1 था। टॉपिक नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चंस आ जाएंगे। होमवर्क है आपका, क्लबिंग के पहले 8 मत जाओ, आप जाओ 11 to 20 वाली सीरीज। एक ही सीक्वेंस के क्वेश्चन है इसके अंदर सारे, अराउंड 26 एक ही सीक्वेंस के क्वेश्चन है। 11 से 20 ज्यादा लगे तो 11 से 15, ज्यादा लगे तो 11 से ज्यादा क्या लगेंगे, पढ़ूंगा और आंसर विल बी देयर। सोल्व थोड़ी करना लंबा चौड़ा कुछ इन क्वेश्चंस में, कैलकुलेशंस नहीं है, बस प्रोविजन है केवल। मेजर सन का क्या होगा, मेजर सन की इनकम मेजर सन की है, क्या नहीं है तो नहीं होगा यार। अब मान लो मैं कहीं से पैसा कमा रहा हूं, अब स्किल्स नहीं है तो नहीं है, क्या होगा, वो तो मैटर जनरल बातें हैं, मैटर ही नहीं करता ना स्किल्स और ना स्किल्स। तो इंडिया में कामयाब कौन है, विदाउट स्किल्स वाले काम है। डोली चाय वाला, डोली एलएलबी कौन है वो, अब सुनने में आया था उसकी बायोपिक बन रही है यार, सुनने में आया था, राम जाने सच फेक जो भी है वो। अब सोच के देखो यार, स्किल्स का क्या लेना देना है, और वैसे कोई स्किल्स होती होगी यार, जो भी कोई काम कर रहा है तो नहीं, इसका हर साल का रूल है, इसमें तो मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मैं लालची हूं। ये हर साल का अलग रूल है अपना, हर साल उसकी मानी जाएगी जिसकी इनकम क्या हो, ज्यादा। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। ये ना चैप्टर एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिसके सारे ही क्वेश्चन, सारे ही टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अमाउंट गिफ्टेड बाय इंडिविजुअल, amount gifted by individual to spouse and same is invested by spouse in business। कोई रेफरेंस नंबर नहीं है इसका। पॉइंट क्या है, आपने अमाउंट गिफ्ट किया, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को, और सामने वाली पार्टी ने वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। टॉपिक तो वही है 64 एक 4 जैसा ही। उसने एफडी की होती तो सारी इनकम मेरी बन जाती, वो घर होता, घर से किराया आता, सारी इनकम मेरी बन जाती। लेकिन जब बिजनेस में पैसा लगाया है तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए, उसने 10 लाख से 20 बना दिए, बिजनेस करके 10 के 20 बना दिए। क्या 10 के 10 क्लब कर दूं, उसका कोई खुद का कोई भी पैसा नहीं था, जीरो। मैंने 10 दिए, उसने 10 से ही बिजनेस किया और 10 के 20 बना दिए। एक साल बाद क्या मैं 10 के 10 क्लब कर दूं, क्यों? सही बात है सर, बिजनेस है तो ये थोड़ी ना, एफडी करवा दी तो स्किल्स नहीं है, बैंक में डाल दिया 10 के 20 हो गए। लेकिन यार बिजनेस किया है तो क्या होगी, कोई ना कोई स्किल्स भी होगी। नोट नंबर 1, एज्यूम नो स्किल इज देयर, नो पर्सनल या प्रोफेशनल स्किल इज रिक्वायर्ड। यानी जब भी मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आई एम काइंडली अज्यूमिंग
कि यार बिजनेस करने के लिए कोई स्किल्स नहीं चाहिए, पैसा केवल पैसे से ही कमाया जा रहा है, तो फिर बात खत्म हो जाएगी यार कि मेरे 10 से तूने 20 बना दिए तो 10 के 10 किसके हैं, मेरे। तो नो स्किल्स इज रिक्वायर्ड। सेकंड लिखेंगे मौका आने पे। चलो जी, करना क्या है पहले वो समझो। एक एग्जांपल है, नोट कर लो। इसके प्रोविजन कुछ है नहीं, बस एग्जांपल ही एक्चुअली। अरे ये हेडिंग हो गई, उसकी 2 एजम्पशंस हो गई, उसका एक एग्जांपल हो गया और उसका सॉल्यूशन हो गया और बात खत्म हो गई। एक एग्जांपल, नाम बताओ कोई भी जो एग्जांपल में लेना चाहते हैं। राम रही, रागिनी, आशीष सर, बोलो भाई। नमन, टॉपिक समझने की ट्राई करें, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। गिफ्टेड ऑन 11 अप्रैल 2024, जानबूझ के 24 लिखा, 24 बिलोंग टू योर लास्ट ईयर। नमन गिफ्टेड ऑन 11 अप्रैल 2024 रुपीज 5 लाख टू हिज वाइफ। एक इंफॉर्मेशन सर, सबसे पहले का अमाउंट गिफ्ट किया गया। दूसरा, सी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट ऑन सेम डे इनटू हर, जो भी वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस जुड़ती नहीं थी, मतलब इतना सोचने की आपको, इनटू हर बिजनेस, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्टेड। एक मैसेज। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट 24-25 में कमाया गया 5 लाख, 25-26 में कमाया गया 15। 24-25 में कमाया गया 5 लाख, 25-26 में कमाया गया कितना, 15 लाख। और मैं एक बात और ले लेता हूं कि उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कब किया है, 11 अप्रैल 2024 को विद 5 लाख ऑन कैपिटल। मतलब समझो, उन्होंने 11 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए का, सेम डे 5 लाख रुपए हस्बैंड से गिफ्ट आए, वो भी इन्वेस्ट कर दिए। पहले साल पैसा कमा लिया कितना, 5 लाख, अगले साल पैसा कमा लिया कितना, 15 लाख। यू हैव टू डिस्कस क्लबिंग प्रोविजन फॉर 2025-26। यू हैव टू डिस्कस क्लबिंग प्रोविजन फॉर 2025-26। चलो, जो भी है, देखो गिवन इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन करना है तो फिर आप कुछ भी सोचो। 25-26 में कितना अमाउंट शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ नमन, यही क्वेश्चन है मेरा। $7.5 लाख, एक आंसर। आंसर ठीक लगते हैं, इफ बट से ज्यादा एक आंसर आ गया, चाहे ठीक होगा चाहे गलत होगा। तो अकॉर्डिंग टू हर्ष बंसल आंसर इज 7.5 लाख। इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ठीक ही है कि ये ठीक ही आंसर देता है, 7.5 लाख। और कोई एक आंसर और यार, या 7.5 ही है सबका। 5, तमन्ना कह रही है कि अपना आंसर है सर 5 लाख। 15 के 15 क्लब कर दो, 15 के 15 क्लब कैसे होंगे यार, उसने तो खुद का पैसा भी लगा ही रखा है भाई। 2.5, उदिता शर्मा 2.5। ना ये खुद की है ऑन कैपिटल, ये तो खुद की है, और ये हस्बैंड वाली होगी, तो कुल मिला के 10 हो गए बेटा। चेंज है, ले बिल्कुल ले, कोई बात ही नहीं यार,
6 बार चेंज करवा। फिर तो हर्ष पक्का 7.5 होना चाहिए। अगर ये 5 और 5 10 है तो फिर भी चलो तेरे ऑप्शन तेरी मर्जी। अच्छा क्या होता है इतनी डिस्कशन से क्या फायदा नुकसान होता है? आपने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, प्रोविजन थोड़ा रिटेन रहेगा जैसे ही मैंने बताया। एक क्वेश्चन और कर देना, बात खत्म। चलो मैं आपको समझाने की ट्राई करूं एजम्पशन नंबर 2 के साथ। 7.5 मैं वही कर रहा हूं ना, अब तो पक्का 7.5 आएगा। पहले तो शायद कुछ और भी आ जाता। दूसरी एजम्पशन में लिख रहा हूं क्या, अमाउंट री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, अमाउंट री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। इस क्लास का आईक्यू लेवल ना मुझे जनरली क्लास से अच्छा लगता है, तो जैसे ही पॉइंट आए ना 10 और 10 को मैंने सडनली रिएक्ट किया, सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भी पर्सनल स्किल्स भी तो हो सकती है। अदरवाइज ऐसे आंसर हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आए बस। तो ये एक अच्छा पॉइंट था कि नहीं यार वो बिजनेस करेगी तो खुद का कोई दिमाग तो चाहिएगा ना उसको, कुछ तो पैसे उसके भी होने चाहिए। तो हमने रूल आउट कर दिया ना, केवल ओनली मनी, ओनली मनी। अब कंसीडर करो सर क्या होना चाहिए। 5 लाख उसके खुद के थे, 5 लाख उसके हस्बैंड ने दिए, यानी एंटायर ईयर 24-25 है, चाहे वो पूरे साल का नहीं था, कुछ 10 एक दिन कम थे, लेकिन उस बंदी ने बिजनेस किया होगा कितने लाख से, 10 लाख से, और पैसे कमाए होंगे कितने उसने, 5। 1 अप्रैल 2025 की स्टार्टिंग में उसके पास मुझे दिख रहा है अमाउंट होगी कैपिटल 15 लाख। 10 लाख प्लस नेट प्रॉफिट 5 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। सेकेंड ईयर जो उसने बिजनेस किया वो बिजनेस किया कितने से, 15 लाख से, और उस 15 लाख के ऊपर उसने अगले साल पैसा कमा लिया कितना, एग्जैक्टली 15। एग्जैक्टली कितना, 15। अब तुम्हें बताना था कि इस 15 में से कितने वाइफ के ही नाम रह जाए और कितने क्लब हो जाए नमन के पास। अब हर्ष बंसल तूने जो गलती की वो क्या की, चेक कर। गलती चेक करो क्या की, क्या 5 5 और 5। जो मैंने 15 से स्टार्ट किया दूसरा साल, ये दिख रहा है आपको, दूसरा साल मैंने किससे स्टार्ट किया, 15 से। उसमें से 5 किसके थे, वाइफ के, 5 किसके थे, हस्बैंड के थे, और ये 5 किसके थे सर, प्रॉफिट। भी हो सकता है इस 5 लाख के प्रॉफिट में से कुछ बिलोंग टू द वाइफ, कुछ बिलोंग टू द हस्बैंड। अब अगले साल जब 15 पे स्टार्ट किया तो कहना ही से 15 ही कमाए अगले साल। अब 15 ही कमाए तो कहना ही से इस 5 पे भी 5 कमाए होंगे, इस 5 पे भी 5 कमाए होंगे, और इस 5 पे भी कितने कमाए होंगे, 5 कमाए होंगे। तो अब जो वाइफ के 5 पे कमाई है वो इनकम तो डेफिनेटली किसकी रहेगी, वाइफ की। जो हस्बैंड वाले 5 पे 5 कमाई है वो किसकी रहेगी सर, हस्बैंड की। लेकिन ये जो 5 कमाए गए हैं दैट इज प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, कहना ही से भाई, ना तो ये वाइफ के थे ना तो ये हस्बैंड के, ये तो क्या था, प्रॉफिट था। और प्रॉफिट चाहे आधा आधा होगा, लेकिन आपने एक वो सेवेंती लाल मानिकचंद लाल सेठ वाला केस देखा था, इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। तो इसका मतलब ये जो 5 लाख पे कमाया गया है, चाहे है तो ये इनकम के ऊपर इनकम, ये क्लब नहीं होगी, ये हमेशा किसकी रहेगी सर, वाइफ की। ये हमेशा किसकी रहेगी, वाइफ की। तो इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए था, 5 लाख। यानी आप ये भी कह सकते हो परपोर्शनेट करना है मुझे, क्या करना है मुझे, परपोर्शनेट। और हस्बैंड का पैसा हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। चाहे उसकी कैपिटल हर साल बढ़ती जाएगी, उसकी कैपिटल हर साल बढ़ती जाएगी, लेकिन हस्बैंड का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब अपने को लिखना है सर इसका प्रोविजन, इसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे आप, इसका प्रोविजन भी लिख लेते हैं सर। हाँ हाँ, दोनों के पैसे को से कमाया, ठीक है बिल्कुल। लेकिन जो आपने पैसा कमा लिया ना एक बार, पहले साल तो वो क्लब हो गया, लेकिन अब उस पैसे पे जो पैसा कमाओगे वो हर बार थोड़ी क्लब होगा। एफडी वाला एग्जांपल जिस दिन दिया था तू यहां पर थी, दूसरा एग्जांपल ले ले, मैंने वाइफ को घर दे रखा है फ्री में, 5 लाख का रेंट आया, 5 लाख क्लब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। उसी 5 लाख पे उसने अगले साल जुआ सट्टा खेला और 20 लाख कमा लिए, अब वो थोड़ी ना क्लब होंगे। तो ये वही रूल है सर। क्या, एक मिनट अंकित, हाँ प्रॉफिट में प्रॉफिट है, नहीं फिर आधा आधा भी हो तो मुझे क्या करना है, आधा हस्बैंड का होगा आधा वाइफ का होगा। लेकिन क्लब जब होना ही नहीं है तो फिर मैं प्रपोर्शनेट भी क्यों करूं ना, क्लब तो होना ही नहीं है। रूल कौन सा लगेगा, इनकम ऑन इनकम इज नेवर क्लब। सॉल्यूशन लिखेंगे फिर प्रोविजन लिखेंगे। सॉल्यूशन,
फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 लिख दो। 25-26 की स्टार्टिंग में ओन कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। प्रॉफिट का एलिमेंट काम कर रहा था, ये मैं यहां लिख रहा हूं, डेट एज ऑन 1 अप्रैल 2025। डेट एज ऑन 1 अप्रैल 2025 मेरी खुद की कैपिटल कितनी थी? 5। प्रॉफिट पिछले सालों का आ चुका था कितना? 5। और गिफ्टेड एसेट्स कितनी थी? 5। यानी टोटल कैपिटल कितनी काम कर रही होगी? 15 लाख। ये मैंने आपको ओरली बोला था, 5 + 5 + 5 यानी 15 लाख। प्रॉफिट ऑफ 25-26 कितना कमाया गया है? वो भी एग्जैक्टली 15 लाख। और अगर मैं सेम प्रपोर्शंस में चलूं, 15 लाख लगा के 15 लाख कमाया तो 100% इज द ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस 5 पे भी कितने कमाए होंगे? 5। इस 5 पे भी कितने कमाए होंगे? 5। इस 5 पे भी कितने कमाए होंगे? 5। इस 5 पे कितने कमाए होंगे? 5। और जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5 लाख बिलोंग टू वाइफ, 5 लाख बिलोंग टू वाइफ। इनकम ऑन इनकम, चाहे वो खुद की इनकम के ऊपर इनकम है, चाहे वो हस्बैंड की इनकम जो क्लब्ड हुई थी उसके ऊपर इनकम है, दोनों ही केसेस में क्लबिंग नहीं होगी। तो ये क्लब नहीं होंगे, रीजन इनकम ऑन इनकम। और ये जो 5 लाख के ऊपर जो भी पैसा कमाया जाएगा हर साल 5 लाख के ऊपर जो भी पैसा कमाया जाएगा, दैट बिलोंग टू, ये अपने एग्जांपल में नमन, अपने एग्जांपल में क्या? नमन। अगर मैं इसको 1 साल और आगे चला दूं तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा यार। इसको अगर मैं 1 साल और चला दूं ना आगे तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं 26-27 में पैसा कमाया गया 12 लाख। 26-27 में पैसा कमाया गया 12 लाख केवल। एक बार वापस मेक श्योर करो 25-26 ओके है कि नहीं है? 25-26 तो ओके है सर, ये थोड़ा मैथमेटिकल स्किल्स थी और कोई खास बात तो थी नहीं इसके अंदर। अब 26-27 में क्या होगा? 26-27 के जब आप ये डायग्राम बनाओगे ना वापस, एज ऑन 1 अप्रैल 2026, बोलो खुद की कैपिटल कितनी थी? 5। और नमन की कैपिटल कितनी थी? 5। लेकिन प्रॉफिट एलिमेंट 2 सालों का हो गया 5 + 15 20। थोड़ा आराम से सोच लेना। या फिर ये 15 + 15 कितना जा रहा है भाई? 30। 15 और 15 30। 1 साल के बाद 15 हो गया था, 2 साल के बाद कितना हो गया? 30। तो जो तीसरा साल स्टार्ट होएगा वो 30 लाख की कैपिटल से स्टार्ट होगा। जो रिप्रेजेंट कैसे हो रही है? 5 लाख ओरिजिनल, 5 लाख गिफ्टेड और 20 लाख का प्रॉफिट। आपने पैसा कितना कमाया? केवल 12 लाख। प्रॉफिट ऑफ 26-27 कितना कमाया आपने? 12 लाख। कहना इसे 40% रिटर्न है? 40% रिटर्न है तो इस 5 के ऊपर कितना कमाया होगा? 2। इस 20 के ऊपर कितना कमाया होगा? 8। इस 5 के ऊपर कितना कमाया होगा? 2। क्लबिंग कितने पे होगी? केवल 2 लाख में। तो यानी उस 5 लाख के प्रपोर्शनेट में उसकी वाइफ हर साल जितना पैसा कमाएगी, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल जिसने वो पैसा क्या किया था? ट्रांसफर किया था। सर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपने लिखना है, एक इंपॉर्टेंट नोट आपने लिखना है इसके अंदर, आईएमपी नोट्स। दोनों साल का लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये भर भर के पूछता है इंस्टीट्यूट, भर भर के। आपके पीडीएफ में भी 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम सेम। ये ले, जहां थोड़ा मैथ आता है ना, मैं थोड़ा कई बार जल्दबाजी कर देता हूं। कह रहे क्यों सर, ट्रिक का होना चाहिए, ये कह रहे क्या? जब तक क्लब होगा फिर ओके सी बात है। वो तो हर, पता है कि हर कहीं हो रहा है ना ये। मान लो मैंने घर दे दिया और उसको रेंटल इनकम आ रही है जिंदगी भर, तो जब तक जिंदगी भर रेंट आएगा जब तक क्लबिंग होती रहेगी। बीच में 5 लाख रिटर्न कर दिए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस हो जाएगा हर यार। इसको आप डिस्कस तो करेंगे 60 to 63 में। वैसे ना ये चीज यहां पर काम करेगी या नहीं करेगी, मेक श्योर करना पड़ेगा। तूने सही टाइम पे पूछा, एक बार देख लेंगे क्या होना चाहिए। हाँ, आप लोगों के बैच में ना ये जितने भी प्रॉब्लम्स आती है मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है कि आपको यूनिक प्रॉब्लम आती है तो वो थोड़ा सर्च कर सकते हैं उसके ऊपर कि रिटर्न तो क्या होना चाहिए। आईएमपी नोट्स, आईएमपी नोट्स। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं पहले साल कितनी क्लबिंग होगी, मैं वापस एक बार क्वेश्चन वाली स्लाइड पे आता हूं।
ये क्वेश्चन था अपना। 24-25 में अगर क्लबिंग पूछ ली जाती तो क्या होता? 2.5 लाख। तो मैंने बिल्कुल सही कहा, 2.5 लाख। लिखो अब, फॉर अट्रैक्टिंग क्लबिंग, बस ये पेन भी जाने वाला है, आप अभी जाने ही वाले हैं बेटा। फॉर अट्रैक्टिंग क्लबिंग अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ज्यादा स्पेशल नहीं है वैसे, आपने इंपॉर्टेंट लिख दिया। चलो एक क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट करने के लिए अंडर बिजनेस वाली सरकमस्टांसेस जो पैसा लगाया गया है हस्बैंड का बाय वाइफ, इट शुड बी इन्वेस्टेड एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मैंने जानबूझ के उसकी तारीख क्या लिखी थी आप लोगों के लिए? 11। वो 11 थी, तो 24-25 में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था ना, 11 अप्रैल को किया गया था। हेंस प्रीवियस ईयर 24-25 में नो क्लबिंग विल बी देयर। थोड़ा कॉमन सेंस के बियॉन्ड तो ऑब्वियस ही बात है, नो क्लबिंग विल बी देयर। वैसे तो देखो ये पहले डिस्कशन आया था, मैं अभी नोट्स पे आने वाला हूँ, आज तो नहीं आ पाऊंगा। वैसे चलो चाहे लिख लो, टॉपिक 2 हो गया मेरा क्लियर। टॉपिक 2 का कल आप एग्जांपल्स कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने सबके 2-3 एग्जांपल आपको और करवाने हैं, क्रॉस के भी, रेम्यूनरेशन के भी और बिजनेस के भी। ये इंपॉर्टेंट था बड़ा जो अपन लास्ट में लिखा। एक मिनट बेटा। For attracting clubbing, amount should be invested as on the first day of the previous year. No clubbing will be there. Previous year 24-25 में clubbing नहीं होगी। ये मेरा टॉपिक नंबर 2 था शायद। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नहीं है ये। इनकम इंक्लूड्स लॉस आल्सो। मिसलेनियस टॉपिक बच गया, जो भी बच गया। इनकम इंक्लूड्स लॉस आल्सो। कोई भी काम इनकम टैक्स में जहां पर इनकम बताई गई है ना भाई, कोई भी आप काम करो, इनकम भी आ सकती है और बदले में क्या आ सकता है? लॉस। तो जब आपने चैप्टर बोला क्लबिंग ऑफ इनकम, इसका मतलब क्लबिंग ऑफ लॉस भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा? कवर हो गया। अब इसी एग्जाम्पल में अगर नमन की वाइफ ने बाय चांस लॉस कमाया होता, तो फिर वो जो लॉस उनको लगना चाहिए, दैट शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, या जिसने वो एसेट्स क्या की थी? गिफ्ट की। क्लियर है? इनकम इंक्लूड्स लॉस आल्सो। जहां जहां पर इनकम मैंने समझाई है कि इनकम क्लब होगी, वहां वहां पर अगर लॉस है गिफ्टेड एसेट से, तो लॉस भी क्या होगा? क्लब होगा सर। और लॉस क्लब हो जाए तो अपने लिए वैसे तो अच्छी बात ही है। क्यों? आप क्या चाहते थे क्लबिंग वाले चैप्टर में? क्लबिंग ना हो, और लॉस होगा तो आप क्या चाहेंगे? क्लबिंग हो जाए यार, क्योंकि आप हायर स्लैब में है, अब लॉस मुझे लगेगा तो थोड़ा सा फायदा होगा। चलो जी, तो अभी अपने पास क्या बच गया बेटा इस चैप्टर में? बस नाम मात्र के मिसलेनियस। ठीक है, 2 ही दिन का चैप्टर था, 2 या 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स आपको आज मिल जाएंगे गौरव सर की क्लास के भी। ठीक है, गौरव सर की क्लास। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर अपने को तो। अब ये कहेंगे कपिल सर इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाते। फिर एक काम करते हैं, सुनो, स्टडी में आ चुके हैं ना सबके? केवल 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 इज योर होमवर्क। ठीक है?